एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग एक बार जरूर आगे शेयर करेंगे, क्योंकि न जाने अगला शिकार आप न बन जाए। जो कुछ अपनी जिंदगी में मैंने सहा, मैं नहीं चाहती आप लोगों के ऊपर भी वह विपदा आए। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, मेरी इस कहानी को आप लोग जरूर सुने और आगे शेयर करें। मैं अपनी इकलौते बेटे की शादी कर दी थी। उसकी शादी का अगला दिन था जब मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बहू किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। पहले मुझे लगा कोई और है, लेकिन मैंने इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ था कि पता नहीं चला कि मेरी बहू कब से रसोई में काम कर रही थी। वह बहुत ही प्यारी तैयार हुई थी। उसने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। मैंने उससे पूछा कि मेरा बेटा जागा कि नहीं, तो उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि उसके लिए नाश्ते में पराठा नहीं बनाना, वह फल खाता है। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। और जब वह हम सब के साथ नाश्ता करने बैठने लगी तो मैंने कहा अपने पति को बुला लाओ। तो वह कहने लगी कौन सा पति, मेरा तो कोई पति नहीं है। ये बात सुनकर हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह मजाक नहीं कर रही थी। हम लोग उसकी शक्ल देखते ही रह गए थे। मेरे बेटे के कमरे में बुलाने के लिए मैंने जिस लड़की को भेजा था वह चीख मारती हुई बाहर आई। उसने कहा कि आपका बेटा तो इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही हमने दुल्हन की तरफ देखा वह मुस्कुराने लगी। उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। उसने कहा कि वह तो रात को ही। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम रीना है। मेरा एक ही बेटा था जिसका नाम बादल था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, पूरे खानदान के लिए एक मिसाल था। मेरा पति इस दुनिया से तभी चला गया था जब मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का ही था। मैंने अकेले उसके परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कि आज वह सबके लिए एक मिसाल था। अब मैं उसकी शादी करना चाहती थी और मैं उसकी शादी के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की तलाश की थी जिसका नाम बरका था। ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। मैं अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छी सी हमसफर ढूंढ कर देना चाहती थी। उसे ये बताना चाहती थी अगर वे एक अच्छा इंसान है तो उसकी माँ ने भी उसके लिए एक खूबसूरत पत्नी तलाश की है। और मर्द के लिए खूबसूरत पत्नी किसी तोहफे से कम नहीं होती है। बाकी घर के काम काज ये सब तो होता ही रहता है। बरका भी बहुत अच्छी लड़की थी। शादी के दिन भी आ गया था और शादी भी हो गई थी। पर हमारे खानदान में एक रस्म थी, जैसे ही सुबह होते ही दूल्हा अपनी पत्नी के कमरे से बाहर निकल जाता था। ऐसा नहीं कि 10-12 बजे तक वह कमरे के अंदर ही पड़ा रहे। ये रस्म बड़ी पुरानी थी। मेरी शादी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब आजकल के जमाने में ये रस्म कौन करता है। मेरी बड़ी दादी सास आई हुई थी जो उस खानदान में सबसे बड़ी थी और अभी तक जिंदा थी, क्योंकि अब वही रह गई थी जो सबकी बड़ी थी। सब उनका बहुत सम्मान करते थे और वह ऐसे रस्मों को बहुत मानती थी। उन्होंने कहा कि क्यों रस्में नहीं होंगी, क्या बुराई है रस्मों में। भला अच्छा लगता है कि दूल्हा दोपहर के वक्त अपनी पत्नी के कमरे से निकले और घर मेहमानों से भरा हो। क्या सोचेंगे मेहमान कि इतनी देर तक अंदर क्यों बैठा था। अच्छा है कि सबके जागने से पहले ही कमरे से बाहर निकल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक और रस्म के बारे में बताया। मैंने कहा कि देखिए भाई, बादल अपनी पसंद की लड़की थोड़ी लेकर आ रहा है। ये लड़की तो बड़ी शरीफ है, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बादल गुस्सा हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी उनके कमरे में जाओ, उससे पहले कि वे दोनों आपस में बातें करने लगे। जाओ, जाकर जल्दी से बिस्तर की चादर बदल डालो, हल्के रंग की चादर बिछा दो। हल्के रंग से मेरा क्या मतलब, तुम समझ गई ना। मैंने कहा जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन बादल ने पूरा कमरा बड़े प्यार से सजाया हुआ था और अपने सारे अरमान पूरे किए थे। उसके बिस्तर पर जो मैंने रजाई सेट बिछाया था वह रेड कलर का था। उसने खुद पसंद किया था। पूरा कमरा सजा हुआ था। जाकर थोड़े हल्के रंग की चादर बिछा दो। मेरी दाई सास ने कहा कि फिर मैं चलती हूँ। वह चादर अंदर ले जाने लगी। जैसे ही अपनी छड़ी उठाकर उठी तो मुझे यकीन था वाकई अंदर चली जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, और मैंने जाकर हल्के रंग की चादर बिछा दी। पता नहीं उसके बाद वे कौन कौन सी रस्में करवाने वाली थी। उन्होंने कहा कि रस्में तो ये भी हैं कि पहली रात दूल्हे को दुल्हन के कमरे में न जाने दिया जाए, नहीं तो हमेशा के लिए पत्नी का गुलाम बन जाता है। पर सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे तो नहीं होता, और कल वैसे भी रिसेप्शन पार्टी है, आप इस तरह की बातें ना करें। इस बात पर अचानक से वह चुप हो गई। खामोशी का चारों तरफ सन्नाटा था। बस कृपा थी कि वह ज्यादा बोली नहीं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं,
मैंने ये रस्म भी करवानी है। अब दूल्हा दुल्हन उस कमरे में चले गए थे। बहुत ही अच्छी और प्यारी सी बच्ची थी। बाकी और दुल्हनों की तरह ना तो मुंह खोल खोल कर हंस रही थी और ना ही नजरें उठाकर ऊपर देख रही थी। सब उसकी इस आदत का बहुत तारीफ कर रहे थे। सब कह रहे थे कि जैसा बादल है पत्नी भी वैसे ही है, सलीके वाली। सच तो ये है कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें होती हैं। मैं बहुत खुश थी क्योंकि सबके सामने मेरी इज्जत बन रही थी। खैर दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज दिया गया और थोड़ी देर के बाद बादल को भी मैंने समझा दिया कि बेटा 4 बजे से पहले कमरे से बाहर निकल आना। वैसे तो मौसम बदल रहा था, लेकिन सुबह के पूजा आराधना और आरती से पहले ही इस कमरे से बाहर निकल जाना, ये कह दिया था। उसने भी आगे से हाँ में सिर हिला दिया था। वे दोनों कमरे में थे और हम लोग वापस अपने कमरे में आ गए थे। बातें करते करते सुबह होने वाली थी। हमने सोचा कि नहीं सोएंगे क्योंकि अब सोने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन 2-2:30 बजे के करीब हमारी आंख खुल गई थी। और सुबह जब हम लोग पूजा पाठ करने उठे तो मेरी एक भतीजी ने आकर अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि चाची, दुल्हन कब से बाहर बैठी है। मैंने कहा कि कौन दुल्हन, किसकी बात कर रही हो? तो कहने लगी आपकी दुल्हन बरखा की बात कर रही हूँ, सुबह से बाहर बैठी है। मैंने कहा बाहर बैठी है? उसने कहा कि हाँ, वह 4 बजे के करीब बाहर आंगन में बैठी थी, फिर थोड़ी देर के बाद अंदर बैठ गई, फिर इधर उधर फिरती रही। अभी वह किचन में है। मैंने कहा कि वह 4 बजे से कमरे से बाहर क्या कर रही है। मैंने उसको थोड़ी बाहर आने को कहा था। मैंने तो बादल से कहा था। ठीक तो है, वह लड़की कहने लगी हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़े अच्छे से तैयार होकर फिर रही है, बड़ी खुशबू आ रही है उसमें से। मैंने कहा कि अच्छा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मैं जल्दी से बाहर गई, उसे तलाश करने लगी। वह बाहर तो नहीं बैठी थी, लेकिन किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो बेटा? आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है और तुम किचन में चली आई हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, तुम्हें तो 7 दिन के बाद ही किचन में जाना था। वह कहने लगी क्या हो गया मम्मी, अगर मैं किचन में खड़ी हो गई और खाना बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? मैंने बादल से आप सबकी पसंद का खाना पूछ लिया था। आप फिक्र मत करो, मैं अच्छा सा नाश्ता बना दूंगी। ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मुझे शर्म भी आ रही थी। बेचारी अगले ही दिन खड़ी हो गई, सबके लिए नाश्ता बना रही है। और फिर घर में काफी सारे मेहमान थे और अब मैं बार बार उसको रोक नहीं सकती थी और वह रुक भी नहीं रही थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन मैंने अपनी 2 भांजियों को और घर में आई हुई लड़कियों को कहा कि तुम भी जरा सा जाकर भाभी की मदद करो और उसको ज्यादा काम नहीं करने देना। मैं वापस आई तो मेरी दादी सास तक ये बात पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू तो खुद ही बाहर आ गई। मैंने कहा कि जी दादी। कहने लगी कहीं तुमने गलती से उसको तो नहीं कह दिया था कि बाहर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अभी तक अंदर सो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने बेटे से ही कहा था। मैंने कहा कि फिर बादल को भी बाहर बुला लेते हैं। वह कहने लगी जब वह सो रहा था तो वह लड़की खुद से बाहर क्यों आ गई? उसका यूं बाहर आने का क्या मकसद है? चलो दादी कोई बात नहीं, बादल को ही थोड़ा आराम करने देते हैं, उसको फिर शाम में रिसेप्शन पार्टी भी तो है। दादी सास ने कहा हाँ ये बात भी तो ठीक है। खैर हम सब ने बरखा की बहुत तारीफें की। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे नहीं पता था अभी मेरे ऊपर इतनी बड़ी आफत और विपदा आने वाली है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मुझे बहू भी बहुत अच्छी मिल गई है। उसने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाना शुरू कर दिया और नाश्ता ऐसा बनाया कि हम सब हैरान हो गए। ऐसा लगता था सब कुछ बाहर से मंगवाया हो। जो चीज घर में नहीं थी छोटे कजन को भेजकर मंगवा लिया था और 2 घंटे में ही सारे लोगों के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख दिया था। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। लेकिन जब मैं उनसे कहा कि बहू जाकर बादल को बुला लाओ, वह हैरान रह गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी आप सब लोग बैठे। मैंने कहा बादल के लिए तो फ्रूट काटनी थी, वो पराठे नहीं खाता। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और बादल की बात को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे बादल था ही नहीं। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने एक लड़की को कहा कि जाकर भाई को बुला लाओ, सावधानी से जगाना, बस दरवाजे के पास जाकर ही खड़ी हो जाना और उसको आवाज देना। उसने कहा कि ठीक है। बरखा सब लोगों को बैठा रही थी, प्यार प्यार से कह रही थी कि बैठिए ना। उसके लिए कुर्सियां बिछा रही थी। सब लोग हैरान हो रहे थे, क्या हो रहा है? ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? शादी में आए हुए रिश्तेदार औरतें उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी कोई बहन है? तो उसने कहा कि मेरी 2 बहनें थी लेकिन अब नहीं है। मैं समझ गई इस बात का क्या मतलब है।
शायद इसका यही मतलब था कि उन लोगों की शादी हो चुकी है। लेकिन जब कोई इस तरह का जवाब देता है तो ये कहता है कि जी, उनकी शादी हो गई है। वह कह रही थी कि पहले थी, अब नहीं। खैर, शायद वह भी थोड़ी घबराई हुई थी और सोच सोच कर बोल रही थी। सब लोग नाश्ते के लिए बैठ गए। उसके साथ बादल की जगह भी खाली पड़ी थी। सब लोग बादल का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक और बहन को उसके पीछे भेजा। मैंने कहा कि ममता बादल को बुलाने गई थी, कहाँ रह गई, जरा देख कर आओ। थोड़ी देर के बाद वे दोनों बादल को बुलाने गई थी। हमें उन दोनों की चीखने की आवाज सुनाई दी थी, ऐसी चीख कि हम लोग डर गए थे। सब एक साथ उठकर उस तरफ भागे जहाँ से चीखों की आवाज आ रही थी। आवाज मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। जब हम उस तरफ गए तो वह लड़कियां बाहर की तरफ भाग रही थी। हमने उन्हें पकड़ लिया। उसमें से एक तो बेहोश हो गई थी। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तो कहने लगी बादल भाई, बादल भाई। बस इतना कहा और अंदर की तरफ इशारा किया। कहीं उन दोनों को बादल ने डरा तो नहीं दिया था? वह मस्ती मजाक वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। लेकिन ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। अगर बादल ने ऐसा किया था तो भी बहुत बुरा किया था। भला उनसे इस तरह का मजाक करने की क्या जरूरत थी? छोटी बच्चियों को डरा दिया उसने। ये भी भला कोई हरकत थी? मैं आगे बढ़ी, जरा पूछती हूँ क्या बात हुई है। पर सामने का मंजर देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। वह हल्के रंग की चादर हमने बिस्तर पर डाली थी, उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। और बादल बिस्तर के ऊपर नहीं था, वह जमीन पर पड़ा हुआ था। और जिस तरफ से पड़ा हुआ था ये देखकर अंदाजा हो रहा था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं माँ थी, मेरी तो चीख निकलना शुरू हो गई थी। मैं जल्दी आगे बढ़ी। मैंने कहा मेरा बच्चा, मेरा बेटा, क्या हुआ? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो अंदाजा हो गया कि मुझ पर आफत और मुसीबत आ चुकी थी। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल वालों ने कहा आपने आने में बहुत देर कर दी। आपके बेटे को इस दुनिया से गए हुए कम से कम 8-9 घंटे हो चुके हैं। 8-9 घंटे पीछे का हिसाब लगाया जाए तो ये वही टाइम था जब मेरा बेटा कमरे में गया था और बरका के साथ था। अब सवाल ये था अगर वे जमीन पर पड़ा था तो फिर वह उसे जमीन पर इस तरह छोड़कर, उसे इस हालत में छोड़कर बाहर टहल रही थी, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कुछ बुरा हुआ है। तैयार होकर वह कैसे उठकर बाहर आई, सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। और जब उससे पूछ रहे थे तुम्हारा पति कहाँ है तो वह ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। अब सब लोगों ने उससे सवाल करना था। डॉक्टर ने ये बताया कि वह तो 8 घंटे से इस दुनिया से जा चुका है। तो बरखा ने अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दी और जोर जोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा वह हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोमा में चली गई है। उसको होश नहीं आ रहा था। उसके माँ बाप भी वहाँ पर आ गए और उल्टा हमसे सवाल करने लगे। जब हमने ये सब कुछ बताया तो वह हैरान रह गए। मैंने कहा कि आपकी बेटी ही जवाब देगी तो वह कहने लगे अगर हमारी बेटी ने ही ये सब कुछ किया है तो वह फिर इस तरह सदमा खाकर क्यों बेहोश हो जाती है? वह हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। उसको कभी होश ना आएगा, वह कभी वापस ना आएगी। और आप हैं कि इस तरह की बातें कर रही हैं। वह लोग तो हमसे ही झगड़ने लगे। और जबकि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया था, लोगों के इतना कहने पर हमने पोस्टमार्टम भी करवा ली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना आया कि मेरे बेटे को शायद धक्का लगा था। उसे किसी चीज से बहुत जोर का धक्का लगा था जिसकी वजह से वह इस दुनिया से चला गया था। अब वह धक्का उसे किसने दिया, कैसे हुआ, वह खुद जमीन पर कैसे गिर गया या फिर किसी चीज से उसका पांव फिसल गया, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब कुछ हम सबके लिए सवाल बनकर रह गया था। इधर बरखा जो सवाल का जवाब दे सकती थी वह बेहोश हो गई थी। वह अस्पताल में पड़ी थी और उसकी हालत भी खराब थी। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि लगता है आपके बेटे का पांव फिसला है या उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी पत्नी की हालत इतनी बुरी नहीं हुई होती। सब लोगों ने कहा कि अब ये तो होश में आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो चुकी थी। मेरे बेटे को अग्नि के हवाले कर दिया गया था। मेरे लिए तो ये शादी करवाना नर्क बन गया था। मेरा इकलौता बेटा था जो इस दुनिया से जा चुका था। मैं उसकी शादी करवाना चाहती थी। मैं खुद उसके लिए लड़की पसंद की थी, उसको खुश देखना चाहती थी। मैंने उसके लिए ये खूबसूरत सी प्यारी और मासूम सी लड़की पसंद की थी। और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक बुरी आफत थी। मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। अब मुझे किसी आफत का आने का कोई डर नहीं था। मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। बार बार फोन करके
पूछ रही थी बरखा को होश आया कि नहीं, क्योंकि मुझे उससे पूछना था उसने क्या किया था। लेकिन उसको भी होश नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि पूरे 10 दिन बीत गए। डॉक्टर ने कहा अगर 2 दिन और बीत गए तो समझिए वह हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी, क्योंकि 12 दिन का टाइम ही होता है। अगर 12 दिन तक कोई नर्व्स ब्रेकडाउन को झेल जाता है तो वापस आ जाता है या फिर हमेशा के लिए कोमा में चला जाता है। ये एक आम अंदाजा था। सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। मैं उस अस्पताल में चली गई जहाँ पर बरखा थी। वह कोमा में पड़ी थी, लेकिन उसके माँ बाप उसके आसपास नहीं थे। मैं उसके पास बैठ गई और मैंने कहा कि तुम्हें तो मैंने बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू बनाकर लाई थी। अब तुम ही बताओ कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। कहीं तुमने उसको कोई दुख तो नहीं दिया? कहीं ये सब कुछ तुमने ही तो नहीं किया? फिर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी तो बहुत बुरा हुआ है। फिर तुम भी तो मेरे जैसी हो। मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ और हम मिलकर उसकी याद में आंसू बहाएंगे। क्यों अब हम उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन भगवान के लिए होश में आ जाओ, ताकि पता चले कि तुम मेरे दुख के साथ हो या फिर तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आजकल लड़कों का कोई पता नहीं चलता। हो सकता है आपके बेटे ने पहले से ही बरखा के साथ कुछ बुरा किया हो और उसने शादी के बाद बदला ले लिया हो। हो सकता है उसने किसी गली मोहल्ले में कहीं आते जाते छेड़ दिया हो या उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर दी हो जिसकी वजह से वह इतना गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी और शादी करके उसने ये सब कुछ कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शादी से पहले मैंने उसे बरखा की तस्वीर दिखाई थी और उसने भी तस्वीर देखी थी। ऐसा होता तो वो पहले ही बता देती। और ये लोग शादी पर कितना खुश थे। बरखा भी बहुत खुश थी और मेरा बेटा भी। फिर ऐसा कैसे हो गया कि बात इस हद तक पहुंच गई? कौन जवाब दे सकता था? अभी मैं उसी से बातें कर रही थी और रो रही थी जब डॉक्टर साहब अंदर आई। उनको पता था कि मैं उसकी सास हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई उम्मीद है? तो उसने कहा कि उम्मीद है, लेकिन इतनी जितनी पहले थी। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है ये लड़की ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि आप खुद ही कह रही हैं कि उम्मीद नहीं है, तो फिर ये कैसे ठीक हो जाएगी? उसने कहा क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ये सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं कि इस लड़की के साथ पहले भी कुछ हुआ है? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं ही इसकी डॉक्टर हूँ। इतने सालों में ही बरखा का इलाज कर रही हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये मंजर आ गई जब उसके माँ बाप ने कहा था हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। वह किस तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उनको तो अपने दामाद की भी कोई फिक्र नहीं थी। उनका दामाद इस दुनिया से चला गया था। मैंने कहा क्या आप मुझे बरखा के बारे में बारीकी से बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये लड़की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। उसको हाई डिप्रेशन का मिर्गी आता है। ये बात बात पर बेहोश हो जाती है। बहुत जल्दी बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके दिमाग की नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ये बार बार कोमा में चली जाती है। इस बार ज्यादा दिन के लिए चली गई, लेकिन जो उम्मीद की वापस आ जाएगी। वह अपने घर वालों की इकलौती बेटी है। वे लोग बहुत प्यार करते हैं उसे। बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मुझे तो लगता था कि उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप को इतना नचाया हो, अपने पति के साथ भी यही सब कुछ करेगी। लेकिन बेचारी की किस्मत देखिए कि शादी तो हो गई, लेकिन पति इस दुनिया में नहीं रहा। इस लड़की को अपने जज्बात पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ज्यादा जज्बाती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि शक्ल से ऐसी नहीं लगती थी और उसके माँ बाप ने भी मुझे नहीं बताया था उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। बल्कि कहा था हमारी बेटी बहुत मासूम है, सीधी सादी है, भोली है। और एक आम जज्बाती लड़की से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। लेकिन किसी को गुस्सा आना, किसी का जज्बाती होना इस बात की गवाही तो नहीं देता कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा। और शादी की पहली रात मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी बात कर दी होगी जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया। मैं वापस अपने घर आ गई और इस बारे में सोचने लगी। आसपास भी सबूत तलाश कर रही थी और मैंने घर आकर शादी की वीडियो कई बार देख डाली, कहीं मुझे कोई क्लू और मिल जाए। आखिर शादी के रात उन दोनों के बीच कौन सी ऐसी बात हुई थी जिससे बरखा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर गई
जो कि हमारे ही मोहल्ले की थी और बहुत ही प्यारी थी। मेरे घर का वह कई काम यूं ही कर दिया करती थी और बादल से भी उसकी बहुत बनती थी। वह वीडियो में हर जगह उदास खड़ी थी और जहाँ भी खड़ी थी वह बादल के आसपास ही मंडरा रही थी। मैं सीधा उस लड़की के घर पहुँच गई। मुझे वह लड़की नजर नहीं आई, लेकिन उसकी माँ मुझे नजर आई और मुझे देखकर वह रोने लगी। कहने लगी, देखो ना, जब से बादल की मृत्यु हुई है अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गई है और रोए जा रही है, और जब मैं पूछती हूँ तो कुछ भी नहीं बताती। अब आप ही इससे पूछिए आखिर इसे हुआ क्या है। बादल के जाने का सदमा तो हम सभी को है। उसने एक निवाला तक मुंह में नहीं लिया। मुझे तो ऐसा लगता है ये ऐसे ही मर जाएगी। फिर मैंने उससे बहुत विनती की और दरवाजा खुलवाया। जो कुछ उसने मुझे बताया मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं बादल से प्यार करती थी और बादल से शादी के लिए भी कहा था, लेकिन बादल ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। मेरा दिल उसी दिन टूट गया था जब बादल ने मुझे मना कर दिया था और मैं उसके प्यार में तड़प रही थी, उसके आसपास ही मंडराती थी। और मैंने उसे उस दिन रात को बादल के दरवाजे की खिड़की के पीछे छुप गई और वह सब मैंने अपनी कानों से सुना। और खिड़की थोड़ी सी खुली थी, मुझे साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा मैं इतनी बुरी तरह से डर गई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी को बताऊं। लेकिन मैंने ठीक से देखा नहीं था पर आवाज सुनी थी। मैंने कहा, कैसी आवाज थी, बताओ मुझे। वह कहने लगी, पहले वे लोग अच्छे से बात कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। हम लोग साथ हैं और अब हमारी अपनी जिंदगी शुरू होने वाली है और मैं उनकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बरखा ने कहा कि सारा कमरा इतने अच्छे से सजाया है तो ऐसी चादर क्यों बिछाई यहाँ पर जो इस बेड से मैच नहीं कर रहा। बादल ने कहा कि मुझे नहीं पता ये चादर क्यों बिछाई गई है, मैं तो खुद हैरान हूँ। पहले तो कोई और चादर थी। जैसे ही उसने कहा कि पहले कोई और चादर थी तो बरखा का बात करने का तरीका बदल गया। वह कहने लगी, अच्छा अब मुझे समझ आ गई चादर क्यों बिछाई गई है। तुम्हारे घर वाले मुझे गलत समझते हैं, मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए ये चादर बिछाई गई है। बादल बार बार कह रहा था कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता जो तुम कह रही हो वैसी कोई बात है। बरखा ज्यादा गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, चले जाओ यहाँ से। उनको सबूत चाहिए ना, मैं दूंगी सबूत उनको। सबूत ऐसा दूंगी सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये मेरा ससुराल है। जिन्होंने आते ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, ये समझते हैं मेरा पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। इतना घटिया समझ लिया मुझे। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, नहीं माफ करूंगी। बरखा ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी। अचानक से ऐसा लगा जैसे बरखा को बहुत गुस्सा चढ़ गया हो और वे पागलों की तरह इधर उधर फिरने लगी। थोड़ी देर के बाद किसी जोरदार गिरने की आवाज आई। उसके बाद बिल्कुल चुप्पी हो गई। मैं वहां से भाग गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन शायद ये सब कुछ उसने ही किया था। तभी तो वह इतने आराम से कमरे से निकली और कितनी नॉर्मल अपने आप को दिखा रही थी। वह इतनी नॉर्मल नहीं थी। मुझे तो लगता है वह पागल है। मैंने उस लड़की को बहुत डांटा और कहा कि चली जाओ यहाँ से। तुम बादल के बताने के बजाय मुझे बता देती कि तुम बादल से प्यार करती हो, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाती, क्योंकि तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। लेकिन तुम भी मेरे बेटे की गुनहगार हो। तुम उसी वक्त बता देती अंदर कुछ चल रहा है तो शायद आज हम उसे बचा लेते और वह तुम्हारा पति होता। लेकिन मुझे बात समझ आ गई थी, ये सब बरखा ने किया था, क्योंकि वह पागल थी, दिमागी मरीज थी। शायद उसे इसी बात पर गुस्सा आ गया था कि हम लोग उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को जांच रहे हैं। ऐसा था। इस सब की वजह तो मेरी दादी सास थी। उसने कहा था कि जाओ जाकर चादर बदल कर आओ, और उसकी इस हरकत की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन इसका मतलब ये सब बरखा ने ही किया था। मैंने उस लड़की को कहा कि तुम्हें गवाही देनी होगी। वे कहने लगी कि मैं गवाही देने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही अस्पताल में गई और उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो वो बिस्तर पर नहीं थी। मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे लगा शायद अस्पताल वालों ने उसको किसी और जगह शिफ्ट किया होगा। उस डॉक्टर ने बताया उसको तो कल रात को होश आ गया था।
जैसे ही आप यहाँ से गईं, उसको उसी टाइम होश आ गया था और उसके माँ बाप आज सुबह उसे लेकर चले गए हैं। मैं उनके घर पहुंची तो वहां जाकर पता चला वे लोग वहां से भाग चुके थे। शायद उसने अपने माँ बाप को बता दिया था ये सब कुछ उसी ने किया है और पुलिस वाले जेल के डर से वहां से चली गई। इस बात को 4 साल हो गए थे। बरखा उसके माँ बाप वापस नहीं आए और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। आखिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? अपने पागल लड़की की शादी मेरे बेटे से क्यों करवाई? किसी पर कैसे उम्मीद की जा सकती है ऐसे माँ बाप को जो अपनी पागल बेटी की शादी ये सोचकर करवाना चाहते थे कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी। मैं अपनी दादी सास को, जिसने एक फालतू के रस्म के पीछे ये सब कुछ करवा दिया। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग बताइए उसमें गलती किसकी थी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। SD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर सास बुरी है तो उनकी सास होगी, अगर नंद बुरी है तो उनकी भी नंद होगी, अगर भाभी बुरी है तो उनकी भी भाभी होगी। इंसान इस संबंध में बंधा हुआ है। अगर अच्छे कर्म करते रहो तो अच्छा ही होता रहेगा। मैं अपनी भाभी से जली कटी अपने ससुराल पहुंची थी और मन में इतनी कड़वाहट थी। जब वहां पहुंची तो वहां मेरी भाभी से भी गुरु मेरी नंद निकली। नंद ने मुझे सताने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कम तो मैं भी नहीं थी, अपनी नंद के ऊपर राज करना चाहती थी और हमेशा उसका बुरा सोचती रहती थी। तभी वह सब कुछ हो गया मेरे साथ जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं अपने मायके आकर बेड पर लेटी बुरी तरह से रो रही थी और अपने कर्म को सोच रही थी। मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। शायद आप भी ऐसी कहानी से गुजरे होंगे। आप लोग बताइए इनमें कौन गलत था, मैं या मेरी ननद? पूरी कहानी सुनकर मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम नेहा है। मैं एक मिडिल क्लास घर से संबंध रखती थी। मेरी शादी बहुत ही ऊंचे घर में हो रही थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और मैं खुशी से निहाल हो रही थी क्योंकि मेरा पति भी किसी फिल्मी एक्टर से कम नहीं था। वह बहुत खूबसूरत थे। मैं गिन गिन कर अपना दिन बिता रही थी। खैर वह भी पल आ गया था जब मैं अपनी जेजे कॉलोनी के टूटे फूटे घर से निकलकर महलों की रानी बन गई थी। शादी के 20 दिन के बाद मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ देने का कई वादे और कसमें खाए थे। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ कांटा भी जरूर होता है। हर खुशी के पल्लू में नन्हा सा गम भी छुपा होता है। इस बात की मुझे समझ अपनी शादी के बाद हुई थी। मैं अपने घर में सुबह देर से उठने की आदत थी। मेरा ससुराल भी काफी मॉडर्न था। मुझे लगता था यहाँ मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। मेरे ससुराल में था ही कौन? एक पति था, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटकाया था, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मेरे पति लकी, वो भी घबरा कर उठकर खड़े हुए थे। मैं भी आंखें मलती उठकर बेड पर बैठ चुकी थी। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। वह दरवाजा खटखटा रही थी। लकी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मेरी नंद शारदा खड़ी थी। वह अपने भाई को पीछे करते हुए मुझ तक पहुंची थी और एक गंदी सी शक्ल बनाकर बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से पका हुआ नाश्ता करना है। मेरी सारी सहेलियां अपने भाभीियों के हाथ से नाश्ता करती हैं। मैं उस अचानक की फरमाइश पर घबरा सी गई थी। शारदा के पीछे ही मेरी सास भी पहुंच गई थी। वह शारदा को डांट रही थी कि ये क्या बचपना है, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो शारदा बोली, पहले मीठा बना देगी भाभी, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी। फिर वह बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैं लकी की तरफ तरसती नजरों से देखा था। वह अपनी बहन से इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। मुझे खूब चिढ़ हुई थी, इसलिए मैं बोली, लकी मुझे शारदा की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे जाकर समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी ये बात पर लकी माथे पर बल पड़ गए थे। मैं जल्दी से बोले थे, नेहा आज तो तुमने ऐसी बात कर दी है, मगर दोबारा तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा ना सुनो। शारदा मेरी छोटी बहन है और बहुत ही लाडली है। पापा की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद
शारदा के लिए कोई ऐसी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हें अपने हाथों से गाड़ी में बिठाकर तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। लकी की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ यूं बात करता है भला। मैं फ्रेश होकर किचन में चली गई थी, जहां शारदा की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के हिसाब से ही सब कुछ बना डाला था। शारदा मुझसे उम्र में 2 साल ही छोटी थी। इतनी वो बच्ची भी नहीं थी कि उसे एहसास ना हुआ हो कि नई नवेली दुल्हन की कई तरह के अरमान होते होंगे। खैर धीरे धीरे मुझे हर चीज की आदत हो गई। मुझे समझ में आ गया था इस घर में शारदा का ही सिक्का चलता है। मैं भी लकी के खातिर शारदा के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने हमें कोई खुशी नहीं दी थी। मैं दिन रात औलाद के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था जब मेरी औलाद आ जाएगी तो शारदा की अहमियत घट जाएगी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि घुटन वाले माहौल से निकलोगी तो प्रेग्नेंट भी हो जाओगी। इसलिए मैंने हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन लकी अपने कामों में बिजी था। वह इतना टाइम भी नहीं निकाल पाया था कि हम हनीमून पर ही चले जाते। मैं भी उनके पीछे ही पड़ी रहती थी। वो मुझको डांट देते थे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना की। इधर लकी ने मेरी बात मान ली थी। वह बोले थे हम हनीमून पर चलेंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारी करती रही। रात डिनर पर उन्होंने मेरी सास को बताया था कि हम 3 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, मंसूरी और मनाली जाएंगे। ये सुनकर शारदा तो उछल ही पड़ी थी। वो बोली भाई मुझे भी जाना है, मेरी सारी सहेलियां भी घूमने गई हुई हैं, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मेरी सास ने शारदा को आंखें दिखाई थी, जबकि लकी मुस्कुरा पड़े थे। वह बोले जरूर। अब मेरे सब्र की बांध टूट गई थी। आखिर मैं बोल ही पड़ी थी शारदा अपनी सहेलियों से पूछना क्या वह भी अपनी भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। मेरी बात सुनकर शारदा रोने लगी थी, जबकि मैं खाने के मेज पर उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे लकी से बहुत डर लग रहा था कि वो मुझ पर चीखेगा और चिल्लाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे में आए और चुप से सोने के लिए लेट गए थे। सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और मुझे चलने को कहा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा था मैं जीत गई हूँ। अब शारदा कभी मेरी खुशियों के बीच नहीं आएगी। मगर ये क्या, लकी ने मेरे मायके के घर के सामने गाड़ी रोक कर कहा था यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं नासमझी से उनको देख रही थी तो वह बोले मैं मम्मी और शारदा को वैष्णो देवी दर्शन करवाने लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठीक ना हो जाती तुम यहीं पर रहोगी। ये शब्द सुनकर मुझे जैसे कांटे चुभे थे, जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी छलनी कर दिया था। मैं लुटी फुटी सी घर में दाखिल हुई तो मेरी मम्मी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। 3-4 दिन सुकून से गुजरे होंगे। भाभी ने मुझ पर शब्दों के ताने कसने शुरू कर दिए थे। वह मेरी मम्मी की परवरिश पर खूब मजाक उड़ाती थी। बेटी की कैसी परवरिश की है, 6 महीने भी घर न बसा सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि भाभी ने भी कह दिया कि नेहा अब तुम यहाँ मेहमान तो नहीं रही ना। मेहमान तो 2 दिन तक ही होते हैं और तुम तो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गई हो। अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो। मुझे इन सब के व्यवहार पर दुख हो रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करना पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाया करते थे। नेहा तो ससुराल में दिल नहीं लगा, पता नहीं क्या चक्कर था। उन्हीं बातों से तंग आकर मैंने 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर वापस ससुराल चली आई थी। मेरी सास ने मेरा बड़ा अच्छे से स्वागत किया था, जबकि शारदा मुझे वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हुई थी। वो बोली भाभी आपने बिना वजह आने की जरूरत क्या हुआ, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें ज्यादा दिन रखा नहीं। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना भी वही था जो शारदा कह रही थी। मगर मेरी सास ने शारदा को 2-4 बातें सुनाकर चुप करवा दिया था। लकी जब ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई थी। मेरी इज्जत तो 2 कौड़ी की नहीं रह गई थी, लेकिन मैं अपने मायके से अपनी जिंदगी का सबक सीख कर आई थी। शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ और सिर्फ ससुराल में ही होती है। इसलिए मैं शारदा की खुशामद करने पर मजबूर हो गई थी और उसके आगे पीछे फिरा करती थी। यूं शारदा के आगे पीछे होना देखकर लकी का व्यवहार भी मेरे साथ अब ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए प्रार्थनाएं करती ना थकती थी। लकी औलाद के ख्वाहिशमंद थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से थी। हम दोनों बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त थे। उधर शारदा मुझे जज करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर मैंने नोट किया था आजकल वह किसी और ही चक्कर में थी।
वह सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती थी, घर से 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली, इसलिए मुझे बहुत जतन करने पड़े थे, मगर आखिर सच कब तक छुपाया जा सकता था। तो बात ये थी कि शारदा किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मेरे मोहल्ले में एक नया लड़का आया था, सिंपल और साधारण था। उसका गहरा काला रंग था, लंबा चौड़ा नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी ही नहीं थी जिसके बिना पर उस लड़के से मोहब्बत की जाती, मगर शारदा की आंखों पर पता नहीं क्या पट्टी बन गई थी। मैं इस सारे प्यार मोहब्बत के गुटर-गुर से अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वह लड़का एक दिन शाम को शारदा को एक लिफाफा देता था। उसके बाद शारदा कई घंटे के लिए अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने ठान लिया था कि अपने पति को उसकी लाडली बहन का असल रूप दिखाऊंगी। इसलिए मैं और लकी जब भी इकट्ठे बैठते, मैं उससे यही कहा करती थी कि शारदा का कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता ढूंढ लो, जवानी बड़ी मुजोर होती है। आजकल का तो जमाना ही ऐसा है। लकी मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी। मैं दिल में उनकी इस गलतफहमी पर खूब हंसती। अब मैं शारदा की पूरी जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने शारदा को घर से बड़ा तैयार होकर निकलते देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने की ठान ली। मैं उससे थोड़ी दूरी पर चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे घर से निकल तो गई थी, फिर सहेली का कहकर घर से निकली थी। शारदा हमारी गली से मुड़कर एक आलीशान से गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो उसमें एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। वह लड़का शक्ल से ही बहुत अमीर लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई थी। मुझे बहुत जलन हो रही थी। आखिर शारदा के हाथ इतनी बड़ी हस्ती लगी कैसे थी? इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज मालूम करने की कोशिश की थी। शारदा राज जानकर बड़ी बेचैनी सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि शारदा और उस अमीर लड़के की मोहब्बत बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी, जबकि वह काला सा लड़का तो सिर्फ उस अमीर लड़के के खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था? शारदा उस घर में खुशहाल जिंदगी बिताती, इस तरह तो ऐसे कभी भी उसके किए की सजा ना मिलती, उस सब की जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने खतरनाक आइडिया बना लिया था। उस आइडिया के आगे या तो मेरे लिए स्वर्ग थी या फिर नर्क थी, लेकिन मैं आंख बंद करके उसमें कूद पड़ी थी। मैंने लकी से साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने अपनी आंखों से शारदा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा था, लेकिन मैं हार नहीं मानी थी। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर लकी के कानों में घोलती रहती थी। एक दिन वह लड़का शारदा से इस लड़के के घर में मिलने आया था। शारदा को शादी के लिए राजी करने आया था। मैंने लकी को फोन करके बुला लिया था। वह घर आया तो मैं उनको अपने साथ छत पर ले गई। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्दी शारदा हमारे घर से निकलकर उस लड़के के घर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने लकी को कहा वह गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुने। उसका रंग गुस्से से लाल हो रहा था। वह मेरे पीछे चले आए थे। शारदा घर में दाखिल हुई तो मैंने उससे गुस्सा चढ़ाने के लिए कहा, शारदा मैं देख चुकी हूँ तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के मुंह पर कालिक मल दी है। वह हमेशा की तरह मुझ पर धौंस जमाते हुए बोली, हाँ मिलकर आई हूँ उस लड़के से। मेरा और उस लड़के का चक्कर चल रहा है। मैं हर दिन उस लड़के से मिलने जाती हूँ, सबकी आंखों में धूल झोंक कर। अब जान लिया ना सच, अब खुश होना। लेकिन ये सब जानकर भी अब कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बताओगी तो वह तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल देगा, मगर मुझ पर शक नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझ पर अंधा भरोसा करता है। शारदा की बातें सुनकर लकी गेट के पीछे से निकल आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर शारदा का मुंह लाल कर दिया था। मेरी सास भी भागकर अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई थी। लकी ने बोला, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा हूँ नहीं। आज अगर पापा जिंदा होते वह तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारी शादी कर देते, और मैं भी यही करने वाला हूँ। अब जल्दी से तुम उस लड़के का पता बताओ, मुझे तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर जाना है। शारदा ने डरती हुई कांपती हुई उस लड़के का घर का एड्रेस बता दिया था, और अगले ही दिन लकी हम सबको लेकर उसके घर पहुंच गए और शारदा को भी साथ ले गए। अब हम उनके घर पहुंचे तो शारदा का आशिक अर्जुन घर पर नहीं था। अर्जुन के माता पिता और उसकी बहनें हमें मिली थी। अर्जुन की 4 बहनें थी और अर्जुन अपने घर में बिल्कुल अकेला था और सबसे बड़ा था। ये देखकर तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे, कहाँ शारदा अकेली थी और उसने मेरे नाक में दम कर रखा था, और यहाँ तो उसकी 4 नंदे थी। तो इसका क्या हाल होने वाला था। जब लकी ने अर्जुन को अपने बहन की और अर्जुन की प्रेम कहानी की उसकी माँ को सुनाई
तो वे लोग शादी के लिए तो तैयार हो गए थे और वे लोग भी काफी अमीर और पैसे वाले लग रहे थे। उन्होंने शारदा को पसंद कर लिया। अब अर्जुन भी वहां पहुंच चुका था। अब बात शादी की तय हो गई। अगले 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर शारदा की शादी तय की गई। लेकिन शारदा बड़ी उदास थी। वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने शारदा की फोन पर बातें सुनी थी। वह चाहती थी कि उसकी सारी नंदों की शादी हो जाए, तब वह शादी करेगी। लेकिन मेरी वजह से उसे जल्दी शादी करनी पड़ रही थी और अब शादी का दिन भी आ गया था। अब वह विदा होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल चली गई। खैर, मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई थी और शारदा का मनहूस साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा होगा। वह तो अपने ससुराल वालों की खुशामद कर करके अपना पेट भरती होगी। मेरी सास शारदा के गम में बहुत उदास रहती थी। मैं शेरनी बन गई थी। अपने सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। उन्हीं दिनों भगवान ने मुझे औलाद की खुशी भी देती थी। मैं मां बनने वाली थी। लकी के दिल से भी अपनी बहन का गम निकलता नहीं था। अब तो मैं उनकी लाडली पत्नी बन चुकी थी। हर चीज पर मेरा हुक्म चलता था। यही सब तो मैं चाहती थी। बिना वजह शारदा ने मेरी इतनी कीमती वक्त खराब कर दिया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाया करती थी। यूं ही मेरा 8वां महीना पूरा हो चुका था। इधर मेरे आराम के दिन थे, मगर मेरी सास ने तो अजीब ड्रामा शुरू कर दिया। कभी उनको चक्कर आ रहे होते थे तो कभी उनका जी मतलाने लगता था। सारा सारा दिन उल्टियाँ करती रहती थी। अब तो उनका बेटा भी उनके लिए फिक्र कर रहा था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि काम ही नहीं हो पाता था, जबकि मेरी सास तो पूरा बेड रेस्ट पर थी और मैं ये सब ड्रामा ही समझती रही। मगर उनकी असलियत तो मुझे तब मालूम हुई जब मैंने उन्हें गायनी वार्ड में देखा था। माँ तो बेटी से भी 2 कदम आगे निकली थी। उसने भी मेरे और लकी के आंखों में धूल झोंके थे। यूं था कि पेट में दर्द का बहाना बनाकर लकी के सामने रोती रहती। वह भी मेरे लिए काफी फिक्र कर रहे थे। मैंने उनसे मम्मी के घर जाने के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने जल्दी से दे दी थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरे पीछे सब संभाल लेंगे। मगर आराम के लिए मम्मी के घर पहुंची थी। दुनिया में शायद सिर्फ माँ ही होती है जो अपने बच्चों के बिन लालच के मोहब्बत करती है। मेरी मम्मी ने बड़ी खुशी दिल से मेरा स्वागत किया था। वह तो मुझे बेड से उतरकर पानी भी नहीं पीने देती थी। कुछ दिन भाभी ने भी बैठकर खाना दिया था। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। वह मुझे बहाने बहाने से काम करने को कहती थी। एक दिन तो मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली, घर का झाड़ू पोछा करो, उससे तुम्हारी डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। मैंने खिसियाई नजरों से अपनी मम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ा और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। यूं ही न जाने किसी बुरी घड़ी में मेरा पैर मुड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरी। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था मुझे कब डॉक्टर के पास ले जाया गया था और कब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं कई घंटे बेहोशी के बाद होश में आई तो मुझे अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हुआ था, जैसे मुझे मेरा जिस्म का कुछ हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से मम्मी को बुलाया और कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बेटा हुआ है, ये बेटी। मेरी बातें सुनकर मम्मी रोने लगी थी। उनके रोने से मैं घबरा गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया, भगवान ने मुझे बेटा दिया था, मगर हम सब बच्चे को नहीं बचा पाए। अब तो शायद आप कभी माँ नहीं बन पाओगी। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया था। फिर यूं होता, जैसे ही मुझे होश आता मैं चीखने लगती। इसी वजह से मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। 3 दिन बीत जाने के बाद जब मैं होश में आई तो अपनी सास की आवाज़ सुनी थी। वह नर्स को बधाई दे रही थी क्योंकि उनकी बेटी को उसी अस्पताल में चेकअप करने के लिए लाया गया था। इसलिए मेरी सास बहुत खुश थी और फिर मेरी खबर सुनकर दुखी भी थी, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। मेरा पति भी बहुत दुखी था, लेकिन अपनी बहन का खबर सुनकर उसे भी बहुत खुशी हुई थी। फिर वो मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर दिलासा देने लगा था। देखो ना नेहा, भगवान ने क्या किया, एक तरफ खुशी दी तो एक तरफ गम भी दे दिया। जिस शारदा से तुम इतना चिढ़ती थी, भगवान ने आज उसके जुड़वा बच्चों से उसकी कोख भर दी। तुम्हारी कोख हमेशा के लिए उजाड़ दी। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचो। वह बुराई घूमकर तुम्हारे तरफ ही आती है। शारदा ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसलिए उसकी 4 नंद मिली और एक से बढ़कर एक मिली, जिससे शारदा बहुत डरती। पर उसको प्यार करने वाला पति भी मिला, जो उसके हर सुख दुख में साथ रहता है। पूरे 9 महीने के बाद
शारदा ने 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया। शारदा ने और उसके पति अर्जुन ने एक बेटा हमें गोद दे दिया। लेकिन शारदा, तुम मुझसे एक बार फिर जीत गई हो। मैंने शारदा से कहा, शारदा तुम मुझे माफ कर दो। शारदा, तुमने शादी के बाद मेरा साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर फौरन बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी वैसे ही हो। मुझे देखकर वह पीली पड़ चुकी थी, उसके आंखों में आंसू थे। शारदा बोली, भाभी मुझे आप एक आंख नहीं भाती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाओ। भैया सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी आपको जज करने की, ताकि तुम भैया को छोड़कर चली जाओ। आपके साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिलना ही था, और मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की। और देखो ना, मेरी नंद भी एक से बढ़कर एक निकली। एक तो मैं लव मैरिज की थी, उन चारों को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे सारा दिन मुझसे रसोई में ही खड़ा करके रखती थी, और जब मैं अपने पति से उनके बारे में बात करती तो अर्जुन कहते कि कोई बात नहीं, नंद है, उनकी बातें बर्दाश्त किया करो। एक दिन उन चारों को अपने घर चले जाना है, फिर तुमने ही अकेले इस घर में रहना है। मैं अर्जुन के प्यार में उन सभी की सेवा करती फिरती थी। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को हर जुर्म की सजा मिल जाती है। मेरा जुर्म और ज्यादती आपके साथ की थी, जिसकी मुझे सजा मिल गई। अब हिसाब बराबर हो गया है। लेकिन इस सब में मेरी माँ बिल्कुल बेकसूर है, उसका ख्याल रखिए। मेरी सास को कैंसर हो चुका था, लेकिन हमने जल्दी उनका इलाज करवा दिया। उनका एक ऑपरेशन हुआ और वे ठीक हो गई। अब हमारी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही है। उधर शारदा की भी 4 नंदों की शादी हो गई। इधर मैं भी शारदा के बेटे के साथ पूरा दिन खेलती कूदती रहती हूँ, और मेरा घर भी खुशहाल हो गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।